Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Compteria, we will discuss about इल्तुतमिश के सत्ता का सुदृढ़ीकरण। अब हम उसी बिंदु में अगला पॉइंट चर्चा करते हैं। बंगाल अभियान के बाद इल्तुतमिश ने राजपूतों की ओर ध्यान दिया। राजपूताना का क्षेत्र ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोही और उपद्रव का केंद्र बना हुआ था। राजपूत सरदार तुर्कों की सत्ता का अंत करने के लिए प्रयासरत थे और इसी अल्पावधि में ऐबक इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ रहा। ऐबक की मृत्यु के बाद चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रतिहारों ने तुर्की सेना को ग्वालियर से निष्कासित कर नरवर और झांसी पर अधिकार कर लिया था। गोविंदराज के नेतृत्व में चौहानों ने रणथंभौर को तुर्कों से छीनकर जोधपुर और उसके निकट के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया और राजस्थान की भांति दोआब के भी हिंदू शासक विद्रोह कर रहे थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने कार्रवाइयाँ आरंभ कर दी। रणथंभौर और मंदौर की बात करें तो 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर के अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग का घेरा डाला। उस समय उस पर पृथ्वीराज तृतीय के वंशज शासन कर रहे थे। इल्तुतमिश ने इस पर अधिकार कर लिया। यह उसकी महान सफलता थी क्योंकि रणथंभौर एक अजेय दुर्ग समझा जाता था। ऐसा मानते थे कि 70 शासक उस पर विजय पाने में असफल रहे थे। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी मंदसौर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। मध्यकालीन भारत की बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज़ चल रही हैं, इसका लाभ लेते रहें। जालौर, बयाना, थंगीर, अजमेर और नागौर की बात करें तो 1228 से 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जालौर का घेरा डाला। उस समय वहाँ का शासक चौहान राजा उदय सिंह था। उसने उदय सिंह को आधिपत्य स्वीकार करने और वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। इसके पश्चात बयाना, थंगीर, अजमेर और नागौर पर भी अधिकार कर लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति पाई। इल्तुतमिश ने सुल्तान की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पद प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। खलीफा के दूत ने बगदाद से विशिष्ट अधिकार पत्र और सम्मान वस्त्र सूचक लेकर दिल्ली पहुंचा और इस विशिष्ट अधिकार पत्र में इल्तुतमिश द्वारा विजित सभी देशों एवं सागर पर सुल्तान आजम के रूप में उसको अधिकार दिया गया। इल्तुतमिश द्वारा खलीफा से खिलअत प्राप्त करने का उल्लेख मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है। ऐसा उल्लेखित है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण और उपहार को सुल्तान, उसके पुत्रों और अमीरों ने स्वीकार किया और यह एकमात्र औपचारिकता थी, किंतु यह इल्तुतमिश की एक दीर्घकालीन अभिलाषा की पूर्ति थी। इल्तुतमिश ने यह अवसर बड़े उत्साह और मान मर्यादा से मनाया। इस कार्य ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर खिलअत की छाप को दृढ़ कर दिया और भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर खलीफा के अंतिम अधिकार को वैधानिक रूप से पुष्टि कर दी। अब हम ग्वालियर और कालिंजर विजय की बात करते हैं। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। वहाँ के परिहार शासक मंगल देव ने 11 माह तक वीरतापूर्वक नगर की रक्षा की, लेकिन अंत में उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ी। ग्वालियर को बुंदेलखंड और मालवा में लूटपाट के अभियान संचालित करने का अड्डा बनाया गया। ग्वालियर के शासन प्रबंध के लिए इल्तुतमिश ने मजदूल मुल्क जियाउद्दीन मोहम्मद जुनैदी को अमीर दाद और सिपाह सलार रशीदुद्दीन को कोतवाल नियुक्त किया गया। मिनहाज को कुज्जा, खिताबत, इमामत और एहतिसाब के पदों पर नियुक्त किया गया। ग्वालियर विजय के 2 वर्ष पश्चात इल्तुतमिश ने सुल्तान कोट और बयाना की इक्ताएँ और ग्वालियर दुर्ग के शाहाना का पद घोरी के एक तुर्क दास अधिकारी मलिक नुसरतुद्दीन तैसी को प्रदान किया और उसे कलिंजर आक्रमण के लिए भेजा।
1233 से 1234 ईस्वी मलिक तैसी ने कलिंजर पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक चंदेल राजा त्रिलोक वर्मा था और बिना युद्ध किए ही भाग गया। तुर्कों ने कालिंजर को लूटा और नगर पर अधिकार कर लिया। मालवा विजय की बात करें तो 1234 से 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा के एक अभियान का नेतृत्व किया और भिलसा के नगर और दुर्ग पर अधिकार कर लिया। एक मंदिर जिसे मिनहाज के अनुसार 300 वर्ष में निर्मित हुआ था, विध्वंस कर दिया गया। तत्पश्चात सुल्तान ने उज्जैन नगर की ओर कूच किया और वहां स्थित महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया। वहां से प्रसिद्ध लिंग और विक्रमादित्य तथा अन्य राजाओं की अष्टधातु की मूर्ति दिल्ली लाया गया। अंतिम अभियान की बात करें तो इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी में बमियान की ओर कूच किया। खोखरे के विरुद्ध यह उसका अंतिम अभियान था। यहाँ पर जलालुद्दीन मांग बरनी का अधिकारी सैफुद्दीन हसन कारलुक शासन कर रहा था, किंतु मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया और उसे राजधानी दिल्ली लाया गया, जहाँ 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। शासन वर्ग के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनके प्रमुख दल थे तुर्कदास और ताजिक। तुर्कदास अजम के विभिन्न भागों से लाए गए दास थे। वे आपस में एक दूसरे को समान और भाई समझते थे, जहाँ एक ही ख्वाजा दास या एक ही स्वामी के दास समझे जाते थे। जब तक इल्तुतमिश जीवित था तो वे एक स्वामी के दास थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके दासों ने स्वयं को सुल्तानी कहना शुरू कर दिया। ताजिक ये कुलीन वंशों के गैर तुर्की विदेशी थे। ये लोग सुरक्षा और जीविका की खोज में भारत आए थे। बरनी के अनुसार चंगेज खां के अत्याचार से बचने के लिए अनेक प्रसिद्ध शहजादे, अभिजात वर्ग के लोग, मंत्री और अन्य प्रसिद्ध विदेशी भारत आए और इल्तुतमिश के दरबार में एकत्रित हुए। ये स्वतंत्र थे और दास नहीं थे। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री रहे निजामुल मुल्क जुनैदी और फुतुहुस लातीन के लेखक इसामी के पूर्वज ताजिक वर्ग में ही शामिल थे। इल्तुतमिश जब तक जीवित रहा इन दोनों दलों पर उसका नियंत्रण रहा, किंतु उसकी मृत्यु के बाद 40 दल के सदस्य स्वेच्छाचारी हो गए और ताजिकों के प्रति उनका वैमनस्य बढ़ने लगा। एकता व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई एकता व्यवस्था की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि प्रायः UPSSC PET और अन्य प्रांत लोक सेवा आयोग के प्री और मेंस एग्ज़ाम्स में बराबर पूछा जाता है। तो एकता व्यवस्था भारत में एकता प्रणाली की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का श्रेय सुल्तान इल्तुतमिश को दिया जाता है। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। एकता हजारेदारी के लिए दिया गया भू राजस्व क्षेत्र था, जो सैनिक या अमीर किसी को भी दिया जा सकता था। बाद में एकता प्रांतों में परिवर्तित हो गए। एकता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क अबू अली हारून बिन अली तूसी की पुस्तक सियासतनामा में मिलती है। एकता के अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। इल्तुतमिश के शासनकाल जो कि 1211 से 1236 ईस्वी तक था, उसमें मुल्तान से लखनऊती के बीच संपूर्ण सल्तनत बड़े और छोटे भागों में विभाजित हो गई, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, जो मुक्ता नामक विशिष्ट अधिकारी के प्रशासन के अंतर्गत था। अक्ता की 2 श्रेणियां थी। इसमें खालसा के 12 प्रांतीय स्तर की इक्ता और दूसरी में कुछ गांवों के रूप में छोटी इक्ता। बड़े क्षेत्रों के इक्तादार प्रांतीय गवर्नर के रूप में थे, जो कानून और व्यवस्था की देख रेख, लगान वसूली, मुकदमों की सुनवाई और सैनिक सेवा प्रदान करते थे। छोटे छोटे क्षेत्रों के इक्तादार केवल सैनिक सेवा प्रदान करते थे। दोनों श्रेणियों के इक्तादारों को वेतन के रूप में अपने इक्ता से वसूल किए गए लगान पर अधिकार प्राप्त था। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था का उपयोग उत्तर भारत की सामंतवादी प्रथा का अंत करने और केंद्रीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए किया था। सामंती प्रथा के विपरीत इल्तुतमिश ने समय समय पर इक्तादारों का स्थानांतरण कर उन्हें केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रखने का सफल प्रयास किया। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने दोआब में आर्थिक महत्व को समझा। वहाँ 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त कर उसने तुर्की राज्य के लिए उत्तर भारत के सबसे संपन्न प्रदेश पर आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। सैनिक व्यवस्था की बात करें तो इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शाही सेना के गठन हेतु विचार प्रस्तुत किया। उसने केंद्रीय सेना के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का निर्माण प्रारंभ किया। सेना का मुख्य अंग घुड़सवार और पैदल सैनिक थे।
सेना की देखभाल दीवाने आरिज करता था। सेना की कुशलता सुल्तान और दीवाने आरिज की योग्यता व निरीक्षण पर निर्भर थी। सुल्तान सेना का मुख्यपति था। प्रांतों में मुक्ता अपनी अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। अब मुद्रा व्यवस्था की चर्चा करें तो दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है और मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। विदेशों के प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही प्राप्त है। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया और अपने लिए भी शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश आदि शब्द अंकित करवाया। साथ ही स्वयं को प्रधान, धर्म रक्षक, नासिर, अमीर उल मुमनिन भी घोषित किया। इन सिक्कों पर हिंदुओं के प्रति प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का प्रचलित किया। उसका चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। आगे चलकर बलबन ने सोने का टंका और सिकंदर लोदी ने तांबे का टंका जारी किया। इल्तुतमिश ने ईरान की राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण किया और उसे भारतीय वातावरण के अनुकूल समन्वित कर दरबार में ईरानी राज दरबार के रीति रिवाजों और व्यवहार को आरंभ किया। राजतंत्रीय संबंध ग्रंथ अदाबुस सलातीन और मुआसिरुस सलातीन को उसने अपने पुत्रों के लिए बगदाद से मंगवाया था। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो इल्तुतमिश एक महान विजेता और प्रशासक होने के साथ साथ कला और संस्कृति का पोषक था। उसके समय में दिल्ली का नगर एक मुख्य सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां मध्य एशिया से आने वाले शरणार्थी कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों को प्रश्रय मिला। दिल्ली को समकालीन साहित्य में हजराते दिल्ली कहा गया है। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इल्तुतमिश का योगदान महत्वपूर्ण है। उसे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। उसने 1231 से 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इसका निर्माण कार्य मूलतः इराक के निवासी सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु इसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पर अपने आश्रयदाताओं कुतुबुद्दीन ऐबक और सुल्तान मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी का नाम अंकित करवाया और उसने जोधपुर में अतारकीन का दरवाज़ा निर्मित करवाया और दिल्ली में एक मस्जिद और मदरसा का भी निर्माण करवाया। उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनवाया। भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही प्राप्त है। उसने बदायूं में हौज शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। 1223 ईस्वी में उसने बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इल्तुतमिश की साहित्य में उपलब्धियां, धार्मिक नीतियां और इल्तुतमिश का मूल्यांकन, उत्तराधिकार की समस्या हुई और उसके बाद नया चैप्टर चालू होगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। कॉम्पटेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बहुत ही रोचक और बहुत ही सटीक लेक्चर जो कि यूपी पीसीएस प्री, अन्य प्रांतों की पीसीएस प्री एग्ज़ाम्स में आपको मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इतिहास के क्वेश्चंस बहुत से कॉम्पटेरिया से ही आएंगे, जो कि आप इस लेक्चर का लाभ लें। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, एक वृक्ष जरूर लगाएं। कॉम्पटेरिया लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।